हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो आज से हम अपनी बायोलॉजी की आपकी 30 बाय 30 मार्क्स वाली सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आज हम कंप्लीट आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपका कार्डियक सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे कंप्लीट। देन हम ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे, एक्सक्रीशन सब देखेंगे, मतलब ठीक है। ये देखो, ये द बेस्ट नोट्स हैं साइंस के, ये मैं शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो डॉक्टर CDS पे। साथ ही में अगर किसी ने अभी तक हमारी जो 125 रूल्स की इंग्लिश की सीरीज नहीं देखी, वो जाके चेकआउट करो, जिसमें गारंटेड आपके CDS में इंग्लिश में 80+ मार्क्स, FCAT में 20+ मार्क्स के लिए हम वो करा रहे हैं, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री की इसी चैनल पे 30 बाय 30 मार्क्स की सीरीज जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ फॉर CDS एंड NDA, तो वो भी जाके अभी चेकआउट करो। उसकी 7-8 वीडियो मुश्किल से 10-10, 12-12, मैक्स 15 मिनट तक की, ठीक है। तो वो अभी जाके देखो, मेरी गारंटी, जिसने उसको फॉलो किया ना उसके 10 on 10 करेक्ट होंगे। मैं 10 में से 9 भी नहीं बोल रही केमिस्ट्री में। और आज यही बायोलॉजी की स्टार्ट है। एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं 1-to-1 सेशंस ले रही हूँ। सो जिस बच्चे को गाइडेंस के लिए अप्रैल के लिए चाहिए कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट करने में, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, फाइनल ईयर है, ठीक है। कोई बोलता है कि मैम हम साथ में किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें, किसी की फैमिली में कोई इशू है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो साइमल्टेनियसली टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। वो चीज़ें मैंने भी पर्सनली फेस की हैं। तो आप सब लोग मुझे पर्सनली @श्रुति399 पे टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये जो सेशन होते हैं गाइड देने के, ठीक है, गाइडेंस देने के, ये पेड होते हैं सिर्फ 199 में। 200 रुपये में आपका एक रिचार्ज भी नहीं होता आज के टाइम पे। आप देखोगे, या कहीं आप बाहर चले गए, 4 गोलगप्पे, टिक्की, चाट, पकौड़े खा के आ जाओगे, सिर्फ 199 में मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। 40 मिनट का सेशन रहेगा। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फालतू मैसेजेस ना करें। मेरे पास ऑलरेडी मैंने सोचा था मैं सिर्फ 20 बच्चे लूँगी इसमें, क्योंकि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जेन्युइनली स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। आप में से बहुत बच्चे जिन लोगों का लास्ट अटैम्प्ट है, तो मेरे पास ऑलरेडी अभी 25+ बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। सो मैं 1-to-1 उनके सेशंस ले रही हूँ, उनको समझा रही हूँ, और बहुत बच्चों की इंप्रूवमेंट भी हुई है, उनके मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग जो जेन्युइन है ना, इसलिए मैं प्राइस बता रही हूँ, कोई शर्म की बात तो इसमें है नहीं, सिर्फ 199 रुपये। सो जो बच्चा जेन्युइनली हेल्प लेना चाहता है मेरे नोट्स से, मेरी गाइडेंस लेना चाहता है, जिसको सीरियसली ये इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि द बेस्ट स्ट्रेटेजी में इसमें डिस्कस करती हूँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपकी 1-to-1 डिस्कस करके। 40 मिनट का सेशन रहता है, 40 से 50 मिनट का आपका, ठीक है। वही बच्चा मैसेज करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी आज भी सेशन है, कल भी सेशन है, तो मैं नहीं चाहती किसी का भी, ना आपका ना मेरा, किसी का भी टाइम वेस्ट हो। और यार 199 रुपये क्या ही प्राइस, आप खुद ही बता दो। आप एक बार बाहर जाओगे ना, इतने में तो एक टी-शर्ट भी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के बस ये इसलिए रख दिया ताकि कोई भीड़ इकट्ठी ना हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली बाहर से जब हम फूड इंटेक करते हैं, उससे हमें जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारी बॉडी को रिसीव होते हैं, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, वाइटामिन, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट जो आपका न्यूट्रिशन है, उसमें अब पहले आप न्यूट्रिशन देखोगे, फिर रेस्पिरेशन देखोगे, फिर एक्सक्रीशन देखोगे ह्यूमंस के अंदर, फिर ट्रांसपोर्टेशन देखोगे आप प्लांट्स में, कैसे प्लांट्स भी तो करते हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब लाइक न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से लेके जाते हैं। अब जो आपका न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप का है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स के केस में, पहले अभी हम प्लांट्स का केस देख रहे हैं इस पेज पे, ठीक है। देखो, तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ फूड बनाना, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक फूड में बना देना, तब्दील कर देना, ठीक है। जैसे अगर वो फूड बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। और खुद ही उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब खुद कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ, सबसे आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे, फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 6 CO2 लिया हमने, 12 H2O लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल की तभी वो एक्टिवेट होगा, हमने बना दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6, याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। और आपके बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गए O2 और H2O। हम ऐसे याद कराते थे छोटे बच्चों को, देखो आपको ऐसे याद रखना है 6 12 6 6, ठीक है। अगर बैलेंसिंग के लिए आ भी जाए तो 6 12 6 6 के भाई उधर 6 लगा दो, इधर 12 लगा दो, फिर 6 लगा दो, फिर 6 लगा दो, ठीक है।
ओके अब हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, नाम से याद रखना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आयरन हो गया, ये सारे मतलब आप एक बार रीड आउट कर लेना, मैं एक एक क्या ही पढ़ के बताऊँ, आपको पता तो है ही, ठीक है। सोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे, पानी से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे, सोइल से भी मिलते हैं हमें, इन द सेंस मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, नॉट हमें लिटरली ह्यूमंस, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोग कहाँ से मिल सकते हैं, वाटर से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे और सोइल से मिलेंगे, तीन ही सोर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, फिर मैं बताऊंगी आपको ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये वाले न्यूट्रिशन टाइप, ठीक है। अब हेट्रो मतलब होता है जो वो खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन किसी किसी बहाने से किसी किसी पे डिपेंड रहेंगे, चाहे वो डायरेक्टली ले चाहे वो उस न्यूट्रिशन को इनडायरेक्टली ले। सो अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। अब इसमें सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक होता है इंजेस्ट करना फूड मटेरियल को, जैसे अमीबा होता है, ठीक है, अपना इस तरीके से एनगल्फ करता है, ये सूडोपोडिया होता है, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसकी जो मूवमेंट होती है इसको सूडोपोडिया मूवमेंट बोलते हैं, इसको बोला जाता है फॉल्स फीट, जिनको नहीं पता है। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो इज फॉल्स, ठीक है। सो सूडो मतलब फॉल्स और फीट मतलब आपको पता ही है इसका, ये जो, क्योंकि ये फीट इसका ओरिजिनल फीट नहीं होता ना, अपन ये फीट कैसे होता है जब हम चलते हैं तो, सो ये इसका फॉल्स फीट है। देखो ऐसे ऐसे कोई पैर आपको दिखाई दे रहा है नहीं ना, इसलिए बोला गया फॉल्स फीट, ठीक है। सो ह्यूमन है, अमीबा है, गोट है, लायन है, काउ है, ये सारे ये होलोजोइक आपका न्यूट्रिशन लेते हैं बाहर से। सेप्रोफाइट्स हो गए जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे राइजोपस, यीस्ट, पेनिसिलियम सॉरी, जो आपने देखा होगा आपकी ब्रेड होती है, ब्रेड मोड, उस पर वो एक फंगस सी ग्रो कर जाती है, आप लोग उसको फंगस बोलते हो, एक्चुअल में वो सेप्रोफाइट्स है, ठीक है। राइजोपस बोलते हैं उसको, पेनिसिलियम, जब आपका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था तो ये हाइफे होते हैं इस तरीके से, ओके वो अभी इतना नहीं पढ़ना, अभी आप जान लो बस ये किसका एग्जाम्पल है। देन पैरासाइट्स में आ गए आपके, जो आपके दूसरे होस्ट के ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, लेकिन वो उसकी लाइफ को खतरा नहीं करते। ये पॉइंट आता है, इसलिए मैं एक एक जो मैं आपको लाइन बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि वो उसके ऊपर स्टे करेंगे, बट जैसे सर में जू हो जाती है, लाइसिस हो जाते हैं, ठीक है, पेट में टेप वॉर्म हो जाते हैं, तो क्या उससे होस्ट मर रहा है? देखो थोड़ा इन्फेक्शन तो होगा कि भाई जू हो गई है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पेट में टेप वॉर्म हो गया, उससे परेशानी हो रही है, स्टमक पेन हो रहा है, लेकिन क्या इंसान मर सकता है? अगर बहुत एक्सट्रीम केस नहीं है तो नहीं मरेगा ना। सो वही चीज़ ये बोल रहा है कि पैरासाइट्स है वो लिविंग पे फीड करते हैं बेसिकली, जैसे सेप्रोफाइट तो डेड एंड डिकेइंग पे रहेंगे ना, पैरासाइट में ये जो है ना होस्ट जो है ना वो लिविंग होगा, इनका यही मेजर डिफरेंस है अगर पूछा जाए सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स में, ठीक है। अब जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये वो होते हैं ईटिंग इंसेक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। आपने सुना होगा हम उसको प्लांट्स को एनपीके फर्टिलाइजर देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। सो अगर फिर भी नाइट्रोजन को प्लांट की कमी पड़ रही है, मतलब प्लांट को नाइट्रोजन की कमी पड़ रही है, सॉइल से भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, सो ह्यूमन, सब इंसान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब से एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सो इंसेक्ट्स में भी नाइट्रोजन की अमाउंट होती है उनकी बॉडी में। सो ये इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं, इंसेक्ट खा लेते हैं जिससे नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो सके उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेपेंथीज, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप इसके एग्जांपल्स है। आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो इस तरीके से एक बड़ा सा होता है, वो ऐसे अपना मुंह खोल लेता है, यहाँ पे इंसेक्ट आके चिपक जाएगा फिर, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन ईदर प्लांट और फॉर वाटर एंड फूड, प्रेजेंस ऑफ सकर रूट्स, ठीक है। कस्केटा उसकी रूट्स पे प्रेजेंट होता है, जो वो प्लांट्स की रूट आपने देखी होगी इस तरीके से गोल 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 इनकी रूट में रहता है, ठीक है। मतलब ये इसको बेनिफिट दे रहा होगा तो ये इसको बदले में रहने के लिए दे रहा है प्लांट, ठीक है। सो उसका एग्जांपल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सबसे इंपॉर्टेंट आपका, इसमें हम एल्गी एंड फंगस का भी डिस्कस करते हैं, एल्गी एंड फंगस का। फाइको, अच्छा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसमें से कौन सा फाइकोबायोंट है, कौन सा मायोबायोंट है, अभी आप वीडियो को पॉज करके बताओ, एल्गी एंड फंगस में से कौन सा फाइकोबायोंट एंड कौन सा माइकोबायोंट है, ठीक है। ये दोनों भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपका शो करते हैं कि एक इसको खाना देता है, एक इसको रहने के लिए घर दे देता है, वही यहाँ पे बताया भी है, यहाँ पे राइजोबियम का एग्जाम्पल दे दिया है बस, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये आपका प्लांट का न्यूट्रिशन था, हमारा हो गया डन। अब हम चलते हैं सेकंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है, ऐसे एक एक चीज़ आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली 1:2:1 की रेशियो में होता है कार्बोहाइड्रेट, CHO। अब ये देखो रटना नहीं कुछ भी, ये कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 ग्लूकोज काट दो, 1 2 1 6 से काटो, 6 1 6 12 6 6, सो 1:2:1 की रेशियो में होगा, ठीक है, ओके। एक बार आप एनर्जी लेते हो 1 ग्राम से आपको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, सोर्सेज हनी, पोटैटो, सब पता ही है।
ये सब आप पढ़ लेना, मैं एक रीड करके क्या ही बताऊँ आपको। प्रोटीन में बस ये ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो थे इस वाले, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी आ जाते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल केराटिन, कोलेजन, आपके हीमोग्लोबिन, जितने भी ये आप देखते हो सारे आपके प्रोटीन रिच सोर्सेज होते हैं। मीट हो गया, पल्सेस हो गया, एग हो गया, ये सारे। डेफिशिएंसी जो होती है प्रोटीन की वजह से, दैट इज मेरिस्मस एंड क्वाशियोरकर, ये हम आगे देखेंगे 2 साल के, 5 साल के बच्चे की और 1 साल के बच्चे की, ठीक है। ओके, फैटी एसिड आपके वही आपके 1 ग्राम में 9.3 सबसे ज़्यादा फैट ही होता है, तभी तो बोलते हैं मोटापा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैट इनटेक कर रहे हो, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होता है। कहाँ से मिलता है हमें? घी, ऑयल, ये जो भर भर के हम खाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं वाइटामिन पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बोलूँगी स्किप करने को। I mean, खाली रीड नहीं करना है, ये आपको लर्न भी करना है साथ में। वाइटामिन में आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, वाइटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। मैंने ट्रिक भी बताई थी, किसी ने पहले वीडियो देखी होगी तो, नाम याद करने की, ठीक है। ये आपके जो मैं बता रही हूँ ना कीड़ा वाले, ये आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन। आपके 2 टाइप के वाइटामिन होते हैं, देखो वाइटामिन आपके 2 टाइप के होते हैं, फैट और वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल है उनकी ट्रिक है कीड़ा के, विटामिन के, ई, डी, ए, और जो वाटर सोल्यूबल है आपके होते हैं बी एंड सी, ठीक है। तो याद रखना, कीड़ा आपके फैट सोल्यूबल है, बी एंड सी आपके वाटर सोल्यूबल है। 2 ही टाइप के आपके वाइटामिन है, ठीक है। ओके, डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ई को टोकोफेरोल बोलते हैं, के को हम फाइलोकिनिन बोलते हैं। अफेक्ट्स पढ़ लेना इनफर्टिलिटी में, जैसे ई, अगर किसी को विटामिन ई की कमी हो जाए तो इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आइस आपको पता है रेडनेस हो जाती है, ज़ेरोप्थेल्मिया, ये सब डिजीज हो जाती है। विटामिन डी की वजह से आपकी वीकनिंग ऑफ टीथ, मतलब बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज है, ऑस्टोपलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, ये सारे, ऑस्टोमलेशिया सॉरी, सो वो सारे विटामिन डी की वजह से होते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता विटामिन के की वजह से। अब आगे चलते हैं। विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। टीना, रिया ने 5 पायरिडीन, पायरिडोक्सिन या पायरिडीन, कुछ भी याद कर लो, की बोतल फेंकी, ठीक है। सो टीना इज थियामिन, रिया इज राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ने इज निकोटिनिक एसिड विटामिन B3, 5 इज पेंथेनोइक एसिड विटामिन B5, विटामिन B4 एंड B8 नहीं होता है। पायरोडिक्सिन इज विटामिन B6, बायोटीन इज विटामिन B7, फेकी इज फॉलिक एसिड विटामिन B9 एंड विटामिन B12 लास्ट साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। कोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन एक ही बात है, याद रख लेना, ठीक है। सो ये हो जाएगी ये। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ओके, विटामिन B1 हम बोलते हैं, इसकी वजह से क्या क्या मतलब अफेक्ट है, बेरी हो जाता है आपको, ठीक है, अगर आप नहीं खाओगे तो। विटामिन B2 की वजह से चिलियोसिस। विटामिन B3 से 3D करके याद रखते हैं, ठीक है। डिसेंट्री, डायमेंशिया, एक और डी था वो मुझे भी याद नहीं आ पा रहा है, पेलेग्रा, ये सब डिजीज हो जाती है इससे। विटामिन B5 से सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है जितनी भी, फर्टिलिटी, स्किन प्रॉब्लम, ग्रेइंगनेस ऑफ हेयर हो गया, ठीक है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो सब। विटामिन B6 से अनीमिया मोस्टली, B7 से आपकी स्किन डिजीज होती है, B9 से भी अनीमिया, स्टंटेड ग्रोथ, B12 से आपकी डिस्ट्रक्टिव अनीमिया होता है, आरबीसी फॉर्मेशन में आपका प्रॉब्लम आता है, एंड विटामिन सी से आपका स्कर्वी, आपको पता ही है, ठीक है। सो ये अच्छे से एक बारी पढ़ लेना, याद कर लेना इनफैक्ट, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एक एक आपको खोल के बता दिया है। इसकी भी ट्रिक बता दी है, इसकी भी ट्रिक बता दी है, ठीक है। चलो ओके, मिनरल्स पे आते हैं अब हम। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी इसको एक ही पार्ट में खत्म करने का। अगर अभी एक पार्ट में नहीं हो पाया तो हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे, बट द थिंग इज इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% मेरी गारंटी, मैं 99% भी नहीं ले रही। इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। आपको भरोसा करना होगा बस। मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपके आते हैं मिनरल्स पे। सबसे पहले तो देखो, ये सारे आपके जितने भी मिनरल्स है ये इनऑर्गेनिक है, आयरन, जिंक, ये सारे, सल्फर, एक बार रीड कर लेना बस नेम। हमें 65 to 70% हमारी बॉडी को जो मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्वेंट मिलते हैं, वो सारे हमें वाटर से मिलते हैं। अब ये बेस बन रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में हम सबसे पहले फूड को इनटेक करेंगे, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा हमारी यहाँ पे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एसिमिलेट होगा, एंड देन डिफिकेशन या एक्सक्रीशन से बाहर चला जाएगा। सो लेट अस स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल। वो है आपकी 8 to 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। दिखेगी नहीं, वो अंदर ही है इतनी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है, मोस्टली इस तरीके से, क्योंकि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, सिर्फ इतना मत समझना, ये पूरी, ठीक है।
स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनएस, ठीक है। अब देखो जो टीथ है आपके, वहां से आपकी डाइजेशन क्वेश्चन आता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो माउथ से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है डाइजेशन आपके स्टमक से स्टार्ट हुई है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। वियरिंग एंड टीयरिंग के लिए आपके कैनाइन इंसीजर्स होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं आपके, ठीक है। और माउथ में हमारा एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेस, सो वहीं से वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किस चीज़ की डाइजेशन माउथ में नहीं होती है, तो प्रोटीन्स की नहीं होती है, ये याद रखना है दोनों क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टंग आपकी होती है, फिर वहाँ पे जो स्लिपरी सब्सटेंस आपका सलाइवा रिलीज करेगी, उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 32, ठीक है, याद रखना है। दिस इज आवर डेंटल फॉर्मूला, ये मैंने बच्चों का भी लिख दिया है, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। विजडम टूथ हमारा कौन सा होता है, 3rd मोलर होता है। फेरिंग्स हमारा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पर्टिकुलरली सिर्फ फेरिंग्स वाले रीजन की बात हो रही है। ईसोफेगस आपकी जो फूड पाइप है वो 22 टू 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या मैम हमें ये याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है आपको ये, लेकिन एक अंदाजा पता होना चाहिए। कल को फेरिंग्स और ईसोफेगस में बोले कौन सा बड़ा है, सो आप फेरिंग्स टिक करके मत आ जाना, ऑब्वियस सी बात है। फेरिंग्स एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग होती है बस, ठीक है, ताकि आपका जो खाना है वो स्मूथली नीचे मूव करे। ईसोफेगस आपकी कंप्लीट फूड पाइप है, विंड पाइप के साइड में बिल्कुल, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है खाना, वहाँ पे आपके मसल्स होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होता है, मैं पढ़ाऊंगी आगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हो गई ये बॉडी में। सो उसकी मदद से वो खाना जो है ना अपने आप ऐसे ऐसे आगे आगे जाता रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई पुश करने के लिए धक्का तो है नहीं कि हमने खाने को पुश कर दिया। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब खाना अपने आप आपका कैसे नीचे जाता है टूवर्ड्स ग्रेविटी, इस मूवमेंट की वजह से जाता है। स्टमक क्या है आपका, देखो जे शेप ऑर्गन है, ये देखो दिख रहा है जे, यही है स्टमक आपका। जे कैसे लिखते हैं, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो स्टमक इज योर जे शेप ऑर्गन, ये आपका लीवर है, ये आपका बिग इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ओके। सो ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। सो स्टमक के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। इनके डायमेंशंस आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। एक चीज और, स्टमक में ही आपकी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो खाना स्टमक में होता है उसको हम बोलते हैं काइम। ये वर्ड जरूर याद रखना, क्योंकि अलग अलग जगह पे बोलस, काइम ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। सो अगर पूछे स्टमक में जो डाइजेशन हो रही है उस डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइम। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, जेजेनम है, इलियम है, डीजेआई हम ऐसे याद रखते थे, डीजेआई, डीजे को बोले डीजेआई के, अभी आ रही हूँ डीजे, ठीक है, डांस करने के लिए ऑब्वियसली। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स अब्जॉर्प्शन बाय जूसेस एंड माइक्रोविलाई। देन आपके यहाँ पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आपके डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं खाने को। देन आपके आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें सीकम, कोलोन, रेक्टम 3 है, CCR के नाम से शॉर्ट फॉर्म में आप ट्रिक से याद रख सकते हो, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन में, एक्यूमुलेशन में, डिस्पोजल ऑफ फेजेस में आपकी हेल्प करते हैं। देन रेक्टम से आपका बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपने पढ़ लिया है, पढ़ तो ली, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे बीच में, एक बार हमें वो रीड आउट करना पड़ेगा। प्रोसेस हमें पता चल गई इस तरीके से टेक प्लेस करती है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन लिवर। अब लीवर क्या क्या सिक्रेट करेगा, देखो लिवर और पेनक्रियास मेन 2 ही आपके ग्लैंड इन्वॉल्व है। लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी का लिवर है, इसमें कफर सेल्स होते हैं जिनको आप मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ये खा जाते हैं अब जो कोई हार्मफुल सब्सटेंस आता है उसको, ठीक है। एसिड रिलीज करेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपका कॉम्प्लेक्स फूड आया था उसमें कार्ब था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और आपका फैट था। सो कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा हमें, तभी तो डाइजेस्ट होगा। हमारी बॉडी में छोटा छोटा, देखो इतना बड़ा पीस था रोटी का, पहले तो आपने अपने दांत से तोड़ दिया उसको, इंसीजर के नाइन से छोटा छोटा, फिर आपकी बॉडी तोड़ेगी नेचुरली, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, ताकि आपका मीडियम बेसिक हो सके, क्योंकि स्टमक में हमारा होता है HCl, जो होता है एसिडिक इन मीडियम। सो इसको बेसिक करने के लिए हमारा जो लीवर है वो सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्वेश्चन आएगा, जो बाइल जूस सिक्रेट होता है आपका लीवर से, वो स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लूकोज इसमें बन रहा है, ग्लूकोज ही तो बन रहा है अल्टीमेटली, ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिल रही है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, जो यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है जो एक्स्ट्रा है, और विटामिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है कीड़ा का, जो कि है, अब देखो यहाँ पे कीड़ा ही क्यों आया, क्योंकि फैट सोल्यूबल आपके 4 ही विटामिन है, KEDA, समझ में आ गया। B and C नहीं आएंगे, वो वाटर सोल्यूबल है, वो वाटर में से आएंगे, ठीक है। अब आते हैं पेनक्रियास, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, लार्जेस्ट बड़ा, ठीक है। मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये आपका जो सिक्रीशन करेगा ना वो एंडोक्राइन भी करता है, एक्सोक्राइन भी करता है, मतलब डक्ट्स के थ्रू भी करता है और बिना डक्ट्स के थ्रू भी करता है। मतलब हम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन देखेंगे हम, वैसे जिनको नहीं पता बता देती हूँ। डक्ट के थ्रू भी, डक्टलेस भी करेगा, एंडोक्राइन इज डक्टलेस एंड एक्सोक्राइन इज
डक्ट में सिक्रीट करना, मतलब ये एक नली है, इसके अंदर सिक्रीट कर देना, ठीक है। ऐसे याद रखना है। एंडोक्राइन में डी आता है, लेकिन हम इसका उल्टा याद रखते हैं, दिस इज डक्टलेस, डी एंड डी एक साथ नहीं आ सकते। सो एंडोक्राइन इज डक्टलेस। एक्सोक्राइन आपका होता है डक्ट वाला। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम सिक्रीशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। अच्छा ये हो गया हमने। सलाइवरी ग्लैंड आपके 3 पेयर में सिक्रीट होते हैं। गैस्ट्रिक मतलब 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के जो सिक्रीट होते हैं। देन आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो आपके इनर वॉल ऑफ स्टमक पे लोकेटेड होते हैं, जहाँ मैंने बताया आपका HCl भी सिक्रीट होता है। वहीं पे आपके जब इंटेस्टाइन के पोर्शन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपके माइक्रोविलाई विलाई प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल पे, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। खत्म। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमंस, अब अलग से टेबुलर फॉर्म में बता दिया है आपको। देखो डाइजेशन बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से होती है। एंजाइम टाइलिन या अमाइलेस इन्वॉल्व होता है। ये इतने अच्छे नोट्स है ना यार, देख रहे हो आप, मतलब बहुत प्यारे नोट्स है। स्टार्च की स्टमक में क्या क्या होता है आपका, HCl होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है, ये सब। पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेस होता है। प्रोटीन, मिल्क और प्रोटीन की थोड़ी बहुत फैट की डाइजेशन हो जाती है यहाँ पे। ड्यूडेनम जो आपकी इंटेस्टाइन है, उसमें पैनक्रिएटिक जूस आता है, जो ट्रिप्सिन, अमाइलोवेप्सिन, अमाइलेस, इन सब की डाइजेशन करेगा। प्रोटीन, स्टार्च एंड कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा फाइनली सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स में। और जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन थी प्रोटीन की, उसको भी ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये एंजाइम दिए यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन का। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार रीड कर लेना। ये आपके सीडीएस में नहीं पूछा जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड, हमारा है रेस्पिरेशन। मैं सोच रही हूँ अगर इसमें रेस्पिरेशन भी बताया तो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, या रेस्पिरेशन बता दूँ और ट्रांसपोर्टेशन से हम नेक्स्ट में कर लेंगे, हार्ट और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ओके रेस्पिरेशन इसमें कर लेते हैं, यहीं तक है। ट्रांसपोर्टेशन से हम दूसरे वाले में कर लेंगे, प्लांट का भी, ह्यूमन का भी, एंड देन एक्सक्रीशन करके वाइंड अप हो जाएगा हमारा चैप्टर। ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 आपकी बाहर जाती है। हाँ, एरोबिक एंड एनएरोबिक 2 टाइप से आपकी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। ट्रिक कैसे याद रखना, एनएरोबिक, एन नो आ गया ना, सो एनएरोबिक में क्या होता है, नो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। और एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। दिस इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑटोट्रोपिक प्लांट्स एंड मोस्ट एनिमल्स में। एनएरोबिक, एनोक्सिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, लो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें क्या होगा आपका, एनएरोबिक में आपका ग्लूकोज से इथेनॉल बन जाएगा। जैसे इसमें आपका ग्लूकोज से CO2, H2 और एनर्जी बन रही थी 36 ATP, जो हमें काम करने में हेल्प करती है। सिमिलरली आपका एनएरोबिक में इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP, मतलब बहुत कम एनर्जी मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना। ये किन किन में होता है, फंगस में, यीस्ट में, इन सब चीज़ों में। और एरोबिक होता है जितने भी आपके ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में। ठीक है, देन गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है, रूट्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है और लीव्स के थ्रू, 3 तरीके से होता है। अपन अभी देखेंगे ह्यूमंस का, ये वाला, ये सिर्फ मैंने जनरल बताया था आपको डिफरेंस एरोबिक एनारोबिक में। ये पहले एक बार हम प्लांट्स का देखते हैं। ठीक है, देखो रूट्स के थ्रू कैसे होता है आपका, बाय डिफ्यूजन द एयर प्रेजेंट इन द सोइल, सोइल के थ्रू हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए आप, सीडीएस में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कितने टाइप से होगा। तो स्टेम से होगा, रूट से होगा एंड लीव से होगा। स्टेम से आपका होगा जो एपिडर्मिस लेयर होती है उससे, लीव से होगा जो आपके स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, पोर होती है, उससे। ठीक है, ओके अब हम चलते हैं ह्यूमन के। ह्यूमन में रेस्पिरेशन में एक्वेटिक एनिमल अलग करते हैं, टेरेस्ट्रियल अलग करते हैं। एक्वेटिक एनिमल कैसे करेंगे, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, मतलब आपके वाटर में है, फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, वहां से। और जो टेरेस्ट्रियल है, मतलब जो आपके लैंड पे रहते हैं, वो कैसे करते हैं, हम लोग अपनी लंग्स के थ्रू करते हैं। ओके, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसका मैकेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले आपकी जो एयर आती है, पहले एक बार हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं, देन हम मैकेनिज्म इधर पढ़ लेंगे। ठीक है, नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी से आपकी एयर इनसाइड आती है, तो एयर एंटर द नोस्ट्रिल थ्रू पेयर ऑफ नोस्ट्रिल पैसेज। ठीक है, सो एयर आपकी अंदर आ गई, म्यूकस एयर से होते हुए। देन आपकी गई फेरिंग्स में, तो जो मैंने बोलता आपका कॉमन पैसेज है, फूड एंड एयर। आपने सुना होगा ऐसा बोलता है खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ है आपके। ठीक है, सो उसी के ऊपर आपके ढक्कन लगे हुए हैं जिनको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। अगर बाय चांस खाना आपके फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया, क्योंकि आप बोल रहे थे, ठीक है, सो सांस की नली में खाना चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, इनफैक्ट इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते हुए बात नहीं करो, क्योंकि विंड पाइप एंड फूड पाइप आपकी जो है ना एक साथ है। सो कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स वही है वहाँ पे। एंड एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैक, वहीं पे आपको एक ढक्कन लगा होता है एपिग्लोटिस का, जो आपकी फूड की एंट्री इसमें विंड पाइप में जाने से रोकता है। उसके ऊपर एक तरीके से ढक्कन, देखो इस तरीके से होता है फ्लैप, खाना आएगा तो ये खुल जाएगा, तो फूड पाइप में चला जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। ठीक है, लैरिंग्स होता है, देन प्रोड्यूस साउंड, जो आपका एडम सेपल होता है फेरिंग्स के नीचे। ट्रेकिया आपके
यहाँ पे एक पैसेज होती है, ठीक है, जहाँ से आपका हाइलिन का, अच्छा एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसमें कौन से कार्टिलेज की रिंग होती है। देखो ये ट्रेकिया है ना, तो इस तरीके से इसके ऊपर कार्टिलेज होता है। आप लोग एक बात नोटिस करना, मैं इसको पूरा ऐसे कंप्लीट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ऐसे बना रही हूँ हाफ, ठीक है, ये देखो हाफ बना रही हूँ ऐसे। ये भी क्वेश्चन आता है कि पीछे से वो कंप्लीट नहीं होता है, वो आगे से होता है इस तरीके से। ये मैं बहुत डीप बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए अब ध्यान से सुनना। इसलिए इसका रीजन ये है ताकि आपकी जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, क्योंकि अगर इस पे ये जो आपके लेयर नहीं होगी हाइलिन कार्टिलेज की, तो वो ना ऐसे कोलैप्स कर जाएगी। तो उसमें एयर प्रेशर प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, उसकी शेप मेंटेन करने के लिए, और वो कोलैप्स ना करे, इसलिए इस पे कार्टिलेज की एक टिश्यू समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है, वो लेयर होते हैं जो इसको इस तरीके से बाइंड करके, मतलब प्रोटेक्ट करके पकड़ के रखती है ऐसे, ठीक है, और कंप्लीट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, कार्टिलेज आपका। देन कंटेनिंग सी शेप्ड रिंग्स, वही मैंने अभी आपको समझाया है। ब्रोंकाई आपके 1 पेयर फॉर ईच लंग्स होते हैं, इसमें जो होते हैं ब्रोंका, इसमें आगे ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली होते हैं, ठीक है। फिर जो अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्रीथिंग वाला रेट, फिर मैं आपको ये लंग्स बता दूंगी, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपकी बाहर से एयर आई, ठीक है, एक्सचेंज होगी एल्वियोली के अंदर। जैसे अगर ये देखो, ये आपकी लंग्स हैं, ठीक है, दोनों ये आपके साथ में यहाँ पे विंड पाइप वगैरह, ठीक है। सो इसमें ये आपके, मैं सिर्फ एक एल्वियोली बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। सो जब आपने इनहेल किया है तो ऑक्सीजन अंदर आई है, तो ये ऑक्सीजन तो एल्वियोली के पास अंदर चली जाएगी, और जो CO2 है ये बाहर चला जाएगा। सो ये यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी आपकी, ठीक है, समझ में आया। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इंस्पिरेशन में 21% ऑक्सीजन आती है, 0.03% आपकी जो है CO2 बाहर चली जाती है। देन आपका जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट हो जाता है इस तरीके से इनहेल पोजीशन में। ये भी याद रखना है, आप सोचोगे हमने तो इनहेल किया है, ठीक है, सो हमारा डायफ्राग्राम जो है ऐसे होना चाहिए था, नहीं, डायफ्राग्राम नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन जब आप इनहेल कर रहे हो, इन्फ्लेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो डायफ्राग्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। जब एक्सेल करोगे तो आपका डायफ्राग्राम जो है वो डोम शेप्ड का होगा, याद रखना है। नॉर्मल, ये देखो ये इंसान नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राग्राम ऐसे होता है आपका डोम शेप का, ये याद रखना है। और ये पोजीशन आपकी एक्सेल की, लेकिन जब इनहेल करोगे तो डायफ्राग्राम जो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। समझ में आ गया। सो वहां पे आपका डिफ्यूजन हो जाएगा गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन में। सो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, सो उससे आगे अंदर बॉडी के अंदर डिफ्यूजन से, और बॉडी के अंदर अभी CO2 ज्यादा थी, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये CO2 बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, डिफ्यूजन से, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, मैंने अभी आपको जो प्रोसेस समझाई है हेमोग्लोबिन में मिक्स होके। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर ये इन्होंने बता दिया लंग्स के बारे में कि मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक पेयर है, पेल पिंक कलर के होते हैं, जो बंदे स्मोक करते हैं उनके ब्राउन या ब्लैक की शेड के हो जाते हैं, ठीक है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपका हार्ट भी होता है, इस तरीके से डिवाइडेड है, 2 लोब से, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से, गैसियस एक्सचेंज में जो हेल्प करते हैं। फिर बताया है कि कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। अमीबा प्लेनेरिया सेल मेम्ब्रेन से करेंगे, अर्थवॉर्म लीच आपके स्किन से करते हैं, फिश प्रॉन वगैरह भी गिल से करते हैं आपके, मोय स्किन से फ्रोग करेगा आपका, बर्ड लिजार्ड लंग से करते हैं, मस्किटोज एंड हाउस फ्लाई इस ट्रैकिया एंड स्पायरिकल से करते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको अपना बेस्ट तरीके से समझा दिया होगा। जो बच्चा बायो का स्टूडेंट नहीं भी होगा, जिसने कभी लाइफ में बायो नहीं भी पढ़ी होगी, ठीक है, बस वो एक, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ उसने 12th क्रॉस किया, ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर में है ना, सो उसको भी ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। आज हमने अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड न्यूट्रिशन 3 चीज़ कर ली है इस वीडियो में। कल के मैं पार्ट 2 में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ह्यूमन का कंप्लीट आपका कार्डियक सिस्टम, ये देखो, एंड लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम करके खत्म करूंगी। ये द बेस्ट नोट्स आप देख सकते हो विद पिक्चर, इससे बाहर नहीं आएगा, 4 बार बुलवा लो, मेरी गारंटी है 10 on 10 आपके इसमें बायोलॉजी में करेक्ट होंगे। PDF मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, दैट इज डॉक्टर CDS, जाके अभी ज्वाइन कर लो। किसी को 1-to-1 सेशन लेना है, कोई भी गाइडेंस लेनी है, ये मेरे नोट्स रहेंगे। 1-to-1 में मैं थोड़े और आपको ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, जिस टॉपिक्स के आपको चाहिए स्पेसिफिकली। कहीं भी कुछ भी आपको स्ट्रेटेजी में कोई भी डाउट आ रहा है, और प्लीज़ मैं कहूँगी जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो यार क्या ही 199 रुपये, आप लोग एक बारी ट्राई तो करके देखो एटलीस्ट, कि आपको लाइफ भर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा लास्ट अटेम्प्ट और हमने नहीं किया, ठीक है। बाकी भी, और प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज ना करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। हाँ, बट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं मैं उन सब के लिए आपके साथ हूँ इस जर्नी में, ठीक है। सो आप जिन चीज़ को पसंद है वो मुझे मेरी पर्सनल आईडी है @shruti 399 पे, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरी गारंटी है एक बार आप पर्सनल सेशन लेके देखो, आपका एग्जाम ना क्लियर हो तो बोलना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करूंगी आपकी जर्नी में। आई एम विद यू ऑल इन दिस जर्नी। चलो लाइक, शेयर एंड